हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर जहां पर मैं रिटेल इंडस्ट्री पर लिखी गई एक बहुत ही बेहतरीन किताब इज़न्ट इट ऑब्वियस की शॉर्ट बुक समरी लेकर आया हूं। एलियाहू एम गोल्डरेट द्वारा लिखी हुई ये बुक रिटेल इंडस्ट्री के विनिंग कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए शायद दुनिया की सबसे बेहतरीन बुक है। इस वीडियो को खास तौर पर राहुल जैन सर, बीसीआई स्टूडेंट्स और एलुमिनाई और उन सभी लोगों के लिए बनाया गया है जो किसी न किसी तरह से रिटेल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। इस किताब में राइटर एक कपल पॉल और कैरोलिना के माध्यम से बताते हैं कि कैसे कुछ अनचाही परिस्थितियां पॉल और कैरोलिना को कुछ बदलाव करने पर मजबूर कर देती हैं, जिससे अंत में कुछ बेहतरीन सॉल्यूशंस मिलते हैं जो उनके बिजनेस रिटेल स्टोर को काफी प्रॉफिटेबल स्टेट में ले जाते हैं। इस किताब में कुल 26 चैप्टर्स हैं और मैं एक एक करके आपको सभी चैप्टर्स के बारे में शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से। चैप्टर 1। पॉल वाइट हैनास शॉप के बोका रेटन के ब्रांच में बतौर स्टोर मैनेजर काम करता था। स्टोर में तौलिए, मैट्स, नैपकिन्स, कारपेट्स जैसे सामान बिकते थे। वहां बड़े डिस्काउंट देने के बावजूद कोई क्लाइंट नहीं आ रहा था। तब पॉल सोचने लगा कि स्टोर की कामयाबी के लिए क्या किया जा सकता है। बोका स्टोर का प्रॉफिट मार्जिन हर दिन गिरता जा रहा था। दुकान में काफी वैरायटी थी और वो अट्रैक्टिव भी थी, फिर भी सेल्स कम हो रही थी। स्टोर में एम्प्लॉयज भी जरूरत से ज्यादा नहीं थे, इसलिए एम्प्लॉयज को कम करके भी खर्चा कम किया नहीं जा सकता था। पॉल इन्हीं सब सोचों में डूबा हुआ था, तभी एक बूढ़ी औरत एक टेबल क्लॉथ खरीदने आई, मगर स्टोर में उनकी मनचाही लंबाई और रंग का टेबल क्लॉथ नहीं था। पॉल ने हैना शॉप की चेन के एक दूसरे स्टोर में फोन करके पूछा तो पता लगा कि वहां वैसा ही एक टेबल क्लॉथ था, लेकिन वहां के मैनेजर ने उसे भिजवाने से इनकार कर दिया। तब पॉल ने स्टोर के वेयरहाउस से वो टेबल क्लॉथ ऑर्डर करने को कहा, जिसे पहुंचने में 1 हफ्ते का समय लगता। पॉल ने जब ये बात बूढ़ी औरत को बताई तो उसने कहा कि अगले हफ्ते उसके लिए टाइम निकालना मुश्किल होगा, फिर भी वो आने की कोशिश करेगी। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर पॉल समझ चुका था कि वो लौटकर दोबारा नहीं आएगी। पॉल के पास पहले से ही एक्स्ट्रा स्टॉक मौजूद था और अब उसने एक और सामान मंगवा लिया था। इस सरप्लस स्टॉक को कम करने के लिए ही स्टोर सेल्स लगा रहा था, जिससे कोई प्रॉफिट नहीं मिलने वाला था। चैप्टर 2। पॉल की बीवी कैरोलिन हन्ना शॉप के प्रेसिडेंट हेनरी की बेटी थी और वो वहां बतौर हेड ऑफ परचेजिंग के रूप में काम करती थी। मतलब कि वो मैन्युफैक्चरर्स के माल की खरीदारी के लिए जिम्मेदार थी। वही माल हैना शॉप की दुकानों में बेचने के लिए भेजा जाता था। वो हर काम परफेक्शन से करने की कोशिश करती थी। फिलहाल वो नए कंप्यूटर सिस्टम में कुछ सुधार करने के काम में लगी थी। कैरोलिन के पिता हेनरी दूर की सोच रखने वाले एक एक्सपीरियंस्ड बिजनेसमैन थे, जिनका हैना शॉप की तरक्की में बहुत बड़ा हाथ था। जिस दिन पूरा परिवार कैरोलिन की मां लिंडा का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था, तभी हेनरी ने एकदम से अपनी रिटायरमेंट का ऐलान करते हुए कैरोलिन को कंपनी की जिम्मेदारी सौंपने की बात कही। पॉल ये सुनकर थोड़ा परेशान हो गया और कैरोलिन भी इसके लिए तैयार नहीं थी। चैप्टर 3। कैरोलिन का बड़ा भाई डैरन अपने पिता की कंपनी को छोड़कर वेंचर कैपिटल में अपना कैरियर बनाने जा रहा था। जब पॉल डैरन को एयरपोर्ट छोड़ने जा रहा था, तब पॉल ने डैरन को अपने पिता की कंपनी में वापस आने के लिए मनाने की कोशिश की, ताकि कैरोलिन की जगह वो कंपनी का प्रेसिडेंट बन जाए। डैरन ने भांप लिया कि पॉल हैना स्टोर के मामले में डिस्करेज्ड महसूस कर रहा था। उसने पॉल की काबिलियत पर भरोसा जताते हुए उसका हौसला बढ़ाने की कोशिश की। पॉल ने बताया कि जब से उसने स्टोर की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली है, तब से काफी घाटा हुआ है। वो प्रेसिडेंट का दामाद होने का फायदा उठाकर आगे नहीं बढ़ना चाहता था, बल्कि वो सिर्फ अपनी काबिलियत के दम पर ही कामयाब होना चाहता था। चैप्टर 4। एक दिन सुबह पॉल के फ्लोर मैनेजर टेड ने फोन करके उसे बताया कि स्टोर रूम में वाटर पाइप फटने के कारण माल का काफी नुकसान हुआ है। पॉल तुरंत स्टोर जाने के लिए निकला। स्टोर पहुंचकर उसने नुकसान का जायजा लिया। सचमुच काफी नुकसान हो चुका था, मगर बहुत सारा माल सही सलामत था, जिनको खराब होने से बचाने के लिए बाकी एम्प्लॉयज उनकी जगह बदल रहे थे। प्लम्बर ने पॉल को बताया कि मरम्मत करके स्टोर रूम वापस ठीक होने में 6 से 7 हफ्ते लग जाएंगे। ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि जल्दी ही वैलेंटाइंस डे आने वाला था और उसके लिए माल रखने का स्टोर रूम होना जरूरी था। इसी बीच रीजनल वेयरहाउस से एक ट्रक नया माल डिलीवर करने आ गया।
फोन पर बात करते हुए उस वेयरहाउस के मैनेजर रॉजर ने पॉल को कहा कि जब तक उसका स्टोर रूम ठीक नहीं हो जाता तब तक पॉल अपना माल उसके वेयरहाउस में रख सकता है। आखिरकार पॉल को अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया। पॉल ने समझदारी से काम लेते हुए उन सामानों को शॉप में ही छोड़ने को कहा जिनकी अचानक जरूरत पड़ सकती थी और बाकी माल वेयरहाउस में भिजवाने को कहा। रॉजर ने पॉल की मदद के लिए हर रोज ट्रक से थोड़ा थोड़ा सामान भिजवाने का इंतजाम कर लिया। चैप्टर 5। हैना शॉप के हेडक्वार्टर्स में कैरोलीन अपने पति और बच्चों को मिस कर रही थी। वो अपने पिता हेनरी से लियोन्स कंपनी की खराब हालात के बारे में बात करने गई। उसने हेनरी के सामने उस डूबती हुई कंपनी को खरीदने का प्रपोजल रखा। लियोन्स एक फैमिली कंपनी थी जिसके मालिकों के आपस में झगड़े की वजह से कंपनी घाटे में चल रही थी। कैरोलीन ने हेनरी को लियोन्स को खरीदने के लिए मनाने की पूरी कोशिश की। उसके मुताबिक अब हैना शॉप को अपने खुद के ब्रांड को बेचना शुरू कर देना चाहिए था। हेनरी ने लियोन्स को खरीदने से इनकार किया। इससे कैरोलीन को लगा कि वो इस बदलाव के खिलाफ है, लेकिन तब हेनरी ने समझाया कि ये सौदा इतना फायदेमंद नहीं था और इसमें रिस्क भी ज्यादा थे। कैरोलीन को हेनरी की सोच की गहराई का एहसास हुआ। हेनरी ने बताया कि खुद की ब्रांड बनाने के और भी तरीके हैं। चैप्टर 6। वेयरहाउस के मैनेजर रॉजर ने पॉल को बताया कि बार बार वेयरहाउस को फोन करके माल मंगवाने से बेहतर होगा कि पॉल उनको पूरे दिन के लिए जरूरी सामान की लिस्ट एक ही बार भेज दे। इसके लिए पॉल को सभी डिपार्टमेंट हेड्स के साथ सामानों की लिस्ट बनाने के लिए मीटिंग करनी पड़ी। प्रॉब्लम ये थी कि रोज एग्जैक्ट लिस्ट बनाने के लिए उनको बार बार इन्वेंट्री काउंट करना पड़ता था जिसमें घंटों लग जाते थे। तब पॉल ने सॉल्यूशन दिया कि एक दिन में जितनी सेल्स हुई है उनको अगले दिन उतना ही माल वेयरहाउस से मंगवाना होगा, जिसकी लिस्ट कंप्यूटर से आसानी से मिल जाएगी। चैप्टर 7। पॉल और कैरोलीन कैरोलीन के प्रेसिडेंट बनने की बात दूसरों से डिस्कस कर रहे थे। कैरोलीन को पता था कि परचेजिंग के मामले में वो बहुत काबिल थी, मगर उसे लगता था कि वो प्रेसिडेंट बनने लायक नहीं है क्योंकि उसके पास अपने पिता की तरह ब्रॉड नजरिया और एक्सपीरियंस नहीं था। उसके मुताबिक उसके पिता हेनरी ने कंपनी को अपनी मेहनत से काफी आगे बढ़ाया था, जबकि अब प्रेसिडेंट बनने के बाद उसकी एक गलती सब कुछ बर्बाद कर सकती थी। पॉल की तरह वो भी ये चाहती थी कि डैरेन ही कंपनी का प्रेसिडेंट बने ताकि वो आराम से अपने परचेजिंग के फील्ड में आगे बढ़ सके। चैप्टर 8। 4 हफ्तों बाद जब मॉल में मरम्मत का काम लगभग पूरा हो ही गया था, तभी फाइनेंस सेक्शन से बॉब ने पॉल को फोन कर बताया कि इस महीने उसका स्टोर बिक्री के मामले में सभी स्टोर्स के मुकाबले पहले पोजीशन पर आया था। हालांकि पिछले दिनों में उसके स्टोर की बिक्री वाकई 30% बढ़ गई थी। पॉल को इसका कारण समझ में नहीं आ रहा था। इस बारे में कैरोलीन से बात करते वक्त उसने गौर किया कि दुकान में आने वाले लोगों की क्वांटिटी तो लगभग बराबर थी, लेकिन वही लोग कुछ ज्यादा खरीदारी कर रहे थे। पति पत्नी ने इस बारे में काफी बहस की। फाइनली वो इस नतीजे पर पहुंचे कि इस मुनाफे का कारण शॉर्टेजेस का कम होना था। शॉर्टेज तब होती है जब किसी आइटम की डिमांड उसकी सप्लाई से ज्यादा होती है। मतलब कि पॉल की दुकान की शेल्फ्स में वही सामान ज्यादा दिख रहे थे जिनकी कस्टमर्स में ज्यादा डिमांड थी। चैप्टर 9। अगली सुबह स्टोर के एम्प्लॉयज ने भी यही कहा कि शॉर्टेजेस की कमी के कारण ही ज्यादा बिक्री हुई थी। जाहिर था कि जब कस्टमर्स को अपनी मनचाही चीजें ज्यादा दिखेंगी तो वे ज्यादा सामान खरीदेंगे भी। जब पॉल ने अपने कंप्यूटर सिस्टम पर पिछले महीनों के सेल्स पर नजर दौड़ाई, तब भी यही बात सामने आई। ज्यादा बिक्री होने पर पहले के मुकाबले कम शॉर्टेजेस कैसे हो रहे थे? उन्होंने बस अपने स्टॉक को शिफ्ट ही तो किया था। पता लगाने के लिए पॉल ने रॉजर को फोन किया। तब रॉजर ने खुलासा किया कि ये उनके अनजाने में भेजे गए स्पेशल ऑर्डर्स की बदौलत हुआ है। जब पॉल के स्टोर से ऑर्डर की गई चीजें उनके खुद के स्टॉक में अवेलेबल नहीं थी, तब वेयरहाउस में पहले से बचे रेजिडुअल स्टॉक यानी बचे हुए ऑर्डर से उनके ऑर्डर पूरे किए जा रहे थे। फिर भी हिसाब करने पर पॉल को लगा कि शॉर्टेजेस की कमी के अलावा कुछ और भी जरूर था जिसके कारण पॉल के स्टोर के सेल्स उस रीजन में सबसे बढ़िया थे। कुछ ऐसा जो उसे अब भी समझ में नहीं आ रहा था। चैप्टर 10। अपनी पत्नी से डिस्कस करते समय पॉल को याद आया कि इस बार उसकी बिक्री बेहतर हुई थी, मगर खर्चे पहले जैसे बराबर थे। उसको एहसास हुआ कि उसने डिस्काउंट्स, एडवर्टाइजमेंट या ओवरटाइम में पैसे लगाए बगैर ही ज्यादा बिक्री की थी। इसी कारण उसके स्टोर का नेट प्रॉफिट भी बढ़ गया था। अब पॉल को स्टोर चलाने का एक बेहतरीन तरीका मिल गया था। उसने तय किया कि वो अपनी नई टेक्निक को पूरे स्टोर चेन में अप्लाई करेगा। उसे एहसास हुआ
कि रॉजर से खुद का सारा स्टॉक वापस स्टोर में मंगवाने के बजाय उसे रॉजर से पिछले दिनों की तरह हर दिन के जरूरी सामान ही भेजने को कहना चाहिए। अब प्रॉब्लम बस रॉजर को ऐसा करने के लिए मनाना था। इस नए तरीके से स्टोर का मुनाफा तो ज्यादा हो जाता, लेकिन वेयरहाउस मैनेजर के नाते रॉजर के लिए और वेयरहाउस के एम्प्लॉयज के लिए काफी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती। इसको सुलझाने का एक तरीका था, स्टोर के स्टॉक को वेयरहाउस के रेजिडुअल स्टॉक के साथ मिला दिया जाए। चैप्टर 11। पॉल अपनी रिक्वेस्ट लेकर रॉजर के पास गया। उसने सोचा था कि रॉजर को मनाने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन रॉजर का यह मानना था कि पॉल का बनाया गया सिस्टम वेयरहाउस और दुकानों दोनों के लिए ज्यादा कारगर होगा। बल्कि सचमुच कारगर होने के लिए इस सिस्टम को दुकानों के पूरे चेन पर लागू करना होगा। फिर भी पूरे इलाके में ट्रांसपोर्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का इंतजाम करना मुश्किल ही था। इसके बावजूद रॉजर ने पॉल को भरोसा दिलाया कि वो इस काम में उसका साथ देगा। अपना सिस्टम लागू करने से पहले उनका अपने रीजनल मैनेजर मार्टिन की रजामंदी लेना बहुत जरूरी था, क्योंकि उसके अप्रूवल के बगैर इन्वेंट्री ट्रांसफर नहीं किया जा सकता था। अब पॉल के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी मार्टिन को राजी करना। वेयरहाउस से लौटकर पॉल ने मार्टिन को फोन किया। उसने उसके सामने अपने सिस्टम का प्रपोजल रखा, लेकिन मार्टिन ने ऐसे सिस्टम को पूरे चेन पर लागू करने से साफ इनकार कर दिया। फिर भी एक एक्सपेरिमेंट करके उसके नतीजे देखने के लिए पॉल ने मार्टिन को अपने बोका स्टोर की इन्वेंट्री को वेयरहाउस में वापस ट्रांसफर करवाने के लिए मना लिया। लेकिन कुछ दिनों बाद स्टोर में वापस शॉर्टेज होने लगे, क्योंकि वेयरहाउस के रेजिडुअल स्टॉक भी खत्म होते जा रहे थे। तब पॉल ने रॉजर को स्टोर के दूसरे वेयरहाउसेस से वो माल क्रॉस शिप करके मंगवाने के लिए मनाया। चैप्टर 12। इसी बीच कैरोलीन एक इंडियन मैन्युफैक्चरर से मिलने दिल्ली गई, जहां उसने डिलीवर किए गए डिफेक्टिव माल की शिकायत की। भरपाई के तौर पर उसने मैन्युफैक्चरर के खर्चे पर ज्यादा माल मंगवा लिया। बाद में वो एक नए वेंडर से भावतोल करने भी गई। कैरोलीन बार्गेनिंग में माहिर थी। उसने अपने फायदे में डील भी कर लिया। इसके बाद में वो एक टेक्सटाइल एक्सपोर्ट फेयर में भी गई। उसका इरादा यहाँ एक कंपनी से डील करना था, लेकिन जब उसने देखा कि वो कितने डिसऑर्गेनाइज्ड हैं, तो उसे लगा कि उनके साथ बिजनेस करना ठीक नहीं होगा। चैप्टर 13। 3 हफ्तों बाद पॉल को फाइनेंस सेक्शन से बॉब का फोन आया। उसने बोका के स्टोर की इन्वेंट्री की कमी के बारे में पॉल से पूछताछ की, तो उसने बताया कि उन्होंने अपने इन्वेंट्री के सभी टाइटल्स सदर्न फ्लोरिडा वेयरहाउस के नाम ट्रांसफर कर दिए हैं। बॉब ने चिंता जताई कि ऐसा करना रेगुलेशंस के खिलाफ है और इसके लिए सिर्फ रीजनल मैनेजर मार्टिन की रजामंदी काफी नहीं है। उनको सीओओ क्रिस्टोफर से परमिशन लेनी होगी। पॉल ने जब बॉब को पूरा मामला समझाया तो वो इम्प्रेस्ड हुआ। बॉब ने पॉल को बताया कि उनके स्टोर का आरओआई यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी काफी बढ़ा है। बाद में कैरोलीन ने पॉल को एहसास दिलाया कि आरओआई में बढ़ोतरी का मतलब था कि वे ज्यादा जल्दी तरक्की कर सकते थे और नए स्टोर्स भी खोल सकते थे। चैप्टर 14। काफी टाइम से स्टोर में नई इन्वेंट्री ना आने के कारण स्टोर के एम्प्लॉयज को लगा कि स्टोर बंद होने वाला है। जब एम्प्लॉयज ने इस बारे में पूछा तो पॉल ने उनकी गलतफहमी दूर कर दी। उसने उन्हें सब कुछ समझाया और बताया कि इन्वेंट्री के घटने से और सेल्स के बढ़ने से ज्यादा मुनाफा हुआ है। अगर कम टाइम में ज्यादा बिक्री होगी तो प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। इन बातों को डिस्कस करने पर पॉल को एहसास हुआ कि उन इन्वेंट्री आइटम्स में बढ़ोतरी करनी पड़ेगी जिनकी उम्मीद से ज्यादा बिक्री हो रही थी। इसके अलावा हर दिन के सेल्स के बाद जो जो इन्वेंट्री आइटम्स बार बार जरूरत से ज्यादा बच जाते थे, उनकी क्वांटिटी इन्वेंट्री में घटानी होगी। इसके बाद पॉल ने सोचा कि जब इन्वेंट्री घटाने से अब उनके पास ज्यादा खाली जगह है, तो क्यों ना नए स्कूज यानी स्टॉक कीपिंग यूनिट शामिल करके उस जगह का सही इस्तेमाल किया जाए। चैप्टर 15। एक दिन कैरोलीन लंच पर अपने बड़े भाई डैरन से मिलने गई। उसने डैरन को बताया कि कैसे पॉल के स्टोर ने लगभग 20% मुनाफा कमाया था। कैरोलीन ने समझाया कि किस तरह पॉल ने शॉर्टेजेस को बिल्कुल कम करते हुए स्टोर की इन्वेंट्री को घटाने का रास्ता ढूंढ निकाला था, जिसके कारण बिना और खर्च किए उनके सेल्स में बढ़ोतरी हुई थी। डैरन ने ऑब्जर्व किया कि पॉल के सिस्टम में वेयरहाउस के रेजिडुअल माल से काम चलाया गया, जो कि एक स्टोर या एक रीजन के लिए तो मुमकिन था, लेकिन पूरे स्टोर चेन के लिए नहीं। फिर भी डैरन ने माना कि कम इन्वेंट्री के साथ काम करने की बात में दम था और इसके बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। चैप्टर 16। रॉजर ने पॉल को वेयरहाउस पर बुलाकर उसके स्टोर के इन्वेंट्री के बक्से दिखाए, जो वहां अलग जगह पर रखे थे। उसने समझाया कि यदि चेन की सभी दुकानों को इन्वेंट्री सप्लाई करना हो
तो कुछ बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, जैसे स्टोरेज की जगह की कमी, डिस्ट्रीब्यूशन कराने में बहुत समय लगना, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि पूरे वेयरहाउस को अलग तरीके से अरेंज करना, ताकि फोर्क लिफ्ट्स के साथ साथ वे ऑर्डर पिकर मशीन्स का भी इस्तेमाल कर सकें। रॉजर को ख्याल आया कि किताबों को पब्लिश करने वाली कंपनी के वेयर हाउसेस को भी वैसी ही प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता होगा, क्योंकि उनको अक्सर छोटे छोटे ऑर्डर्स के साथ काम करना होता है। इसलिए पॉल और रॉजर्स एक ऐसी ही किताबों के वेयर हाउस में गए ताकि वो उनके ऑपरेट करने के तरीके को जान सकें। किताबों के वेयरहाउस के मैनेजर जैक ने उनको बताया कि उन्होंने कैसे एक मिनी वेयरहाउस का इंतजाम किया था, जहां ज्यादा डिमांड वाली किताबों का काफी स्टॉक रखा होता था, कम डिमांड वाली किताबों को कहीं और रखा जाता था। ये अरेंजमेंट देखकर रॉजर को एहसास हुआ कि उसे अलग अलग स्टोर्स के लिए अलग अलग मिनी वेयरहाउसेस का इंतजाम करने की बजाय सभी के लिए सिर्फ एक मिनी वेयरहाउस की जरूरत थी। चैप्टर 17। एक महीने बाद रीजनल मैनेजर मार्टिन बोका स्टोर पर आया। वो पॉल के बनाए सिस्टम के परफॉर्मेंस से काफी सेटिस्फाइड था और चेन की दूसरी दुकानों में वही तरीका लागू करने के लिए तैयार था। वो पहले और 2 स्टोर्स में ऐसा करवाना चाहता था, जिसके लिए उसने सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस वाले स्टोर मैनेजर से बात की थी, मगर वे दोनों अपनी इन्वेंट्री को अलग अलग करने के खिलाफ थे। कोई इन्वेंट्री पर अपना कंट्रोल बनाए रखना चाहता था तो किसी को सेल्स खो देने का डर था। अंत में ये तय हुआ कि पॉल चेन के बाकी स्टोर मैनेजर्स के साथ आमने सामने बात करके उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करेगा। इसके लिए पॉल ने रॉजर की मदद ली। चैप्टर 18। पॉल, कैरोलीन और रॉजर तीनों मिलकर सोच रहे थे कि बाकी स्टोर मैनेजर्स को कैसे कन्विंस किया जाए। आरओआई, कॉस्ट कंट्रोल और इन्वेंट्री टर्न्स आदि उनको कन्विंस करने के लिए काफी नहीं थे। कैरोलीन को लगा कि वो लोग शॉर्टेजेस और सरप्लसेस जैसी प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम्स की तरह ना देखकर उनको ऐसे फैक्ट्स मानते थे जिनके साथ उन्हें रहना ही पड़ेगा। इन्वेंट्री की जरूरत सिर्फ सेल्स को सपोर्ट करने के लिए नहीं थी, और स्टोर में उतनी ही इन्वेंट्री रखना जरूरी था जितना कि अगली सप्लाई मिलने तक काफी हो जाए। मौजूदा समय में जैसे ही इन्वेंट्री एक मिनिमम लेवल पर आती थी, स्टोर फिर से सामान मंगवाने का ऑर्डर दे देता था। ऑर्डर देने और सप्लाई मिलने के बीच अक्सर काफी टाइम बर्बाद हो जाता था, जिसके कारण शॉर्टेजेस होती थी। असल में स्टोर इन्वेंट्री के मिनिमम लेवल पर आने पर ही नया माल ऑर्डर करता था, मतलब कि मैन्युफैक्चरर्स के सामान तैयार करने और उसकी शिपिंग करने का टाइम तब शुरू होता था जब स्टोर की इन्वेंट्री अपने मिनिमम लेवल पर पहुंच चुकी होती थी। ऐसे में काफी टाइम तक स्टोर्स में कुछ आइटम्स का स्टॉक बिल्कुल खत्म हो जाता था। पॉल के नए ज्यादा कारगर सिस्टम में जैसे ही स्टोर में किसी सामान की बिक्री होती थी, वो उसी दिन उसे ऑर्डर कर देता था। एक बड़ा स्टॉक ऑर्डर करने का इंतजार करने की बजाय माल की खपत होने पर स्टोर तुरंत नया ऑर्डर भेज देता था। इस तरह स्टोर में किसी भी सामान के शॉर्टेज की दिक्कत नहीं आती थी। चैप्टर 19। पॉल के नए सिस्टम को स्टोर के दूसरे चेन में अप्लाई करने के बाद से रॉजर को क्रॉस शिपमेंट में दिक्कतें आ रही थी। अब वेयरहाउस इतना ज्यादा सप्लाई कर रहा था कि वेयरहाउसेस में ही शॉर्टेजेस हो रही थी और दूसरे वेयरहाउसेस में भी वो सामान नहीं मिल रहे थे, मतलब कि दूसरे रीजन्स के सरप्लस माल भी कम पड़ रहे थे। रॉजर ने कैरोलीन से पता लगाने के लिए कहा कि क्या सीधे मैन्युफैक्चरर से डील करके उनके ऑर्डर्स पूरे किए जा सकते हैं। चैप्टर 20। रीजनल मैनेजर मार्टिन उसके रीजन की बेमिसाल तरक्की से काफी खुश था। वो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर क्रिस्टोफर से मिलने गया। मार्टिन ने क्रिस्टोफर को सुझाव दिया कि वो नए सिस्टम को अब दूसरे रीजन्स में भी लागू करे, मगर क्रिस्टोफर को लगता था कि ये बड़ा मुनाफा टेम्परेरी है और कुछ ही समय में उन स्टोर्स की हालात पहले जैसे ही हो जाएंगी। जब मार्टिन ने उसको बताया कि उन्होंने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक नया कंप्यूटर सिस्टम अपनाया है, तब क्रिस्टोफर भड़क उठा। उसने मार्टिन का आइडिया अपनाने से इनकार कर दिया। चैप्टर 21। सामानों की शॉर्टेज की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कैरोलीन हैना शॉप के सबसे बड़े सप्लायर गुप्ता से मिलने दिल्ली गई थी। वहां उसने सप्लायर से पता लगाया कि क्या वे एडवांस में कुछ सामानों की डिलीवरी कर सकते हैं। बातचीत के बाद वे इस नतीजे पर पहुंचे कि बहुत से अलग अलग सामानों की छोटी छोटी क्वांटिटीज भी एक साथ डिलीवर की जा सकती हैं। इससे कैरोलीन को पूरा भरोसा था कि इस तरह शॉर्टेजेस का ज्यादा जल्दी सामना किया जा सकता था। छोटे रेगुलर कंसाइनमेंट्स भेजने से सप्लायर का कैश फ्लो भी बेहतर हो रहा था और छोटी क्वांटिटीज में ऑर्डर संभालना भी आसान था। चैप्टर 22। स्टोर के सीओओ क्रिस्टोफर को अब भी नए सिस्टम के लंबे अरसे तक बखूबी काम करने की काबिलियत पर पूरा भरोसा नहीं था।
हेनरी ने उसको समझाया कि वो किस तरह स्टॉक को समझदारी से मैनेज कर रहे हैं। पुराने सिस्टम में चेन के किन किन स्टोर्स की कितनी कितनी डिमांड होगी, ये पहले से जानना मुमकिन नहीं था, जिसके कारण कई दुकानों में उसकी जरूरत से कम माल पहुंचाया जाता था और कुछ दुकानों में जरूरत से ज्यादा। लेकिन नए सिस्टम के तहत काम करने वाले स्टोर्स अपनी डिमांड के हिसाब से अपनी जरूरत के मुताबिक ही रेगुलरली वेयरहाउस से माल मंगवाते थे। उन स्टोर्स में डिमांड के मुताबिक ही सप्लाई होता था। इससे शॉर्टेजेस बहुत कम हो चुके थे और वो ज्यादा इन्वेंट्री इकट्ठा करके सरप्लस माल जमा नहीं होने देते थे। इसकी बदौलत उसके पास स्टोर में ज्यादा खाली जगह भी बचती थी, जिसका इस्तेमाल वे स्टोर्स में नए नए आइटम्स को रखने के लिए करते थे। इतने सारे सुधारों के कारण ही उन स्टोर्स की बिक्री और प्रॉफिट में भारी बढ़ोतरी हुई थी। आखिरकार क्रिस्टोफर को भी पॉल के नए सिस्टम पर भरोसा हो गया और उसने हेनरी से रिक्वेस्ट की कि पॉल को नया सीओओ बनाया जाए। चैप्टर 23। एक फैमिली रियूनियन के बाद हेनरी, क्रिस्टोफर और पॉल की मीटिंग हुई। उन्होंने नए सिस्टम की काबिलियत और उसमें आई प्रॉब्लम्स का जायजा लिया, जैसे कि ज्यादा क्रॉस शिपमेंट्स और सप्लाई में देरी होने की वजह से वेयर हाउसेज में स्टॉक्स की कमी। हेनरी ने इन सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाला। उन्होंने तय किया कि एक सेंट्रल वेयरहाउस बनाना होगा जो पोर्ट्स के पास होगा। इससे सारा माल ठीक टाइम पर सही जगह पर जरूरी क्वांटिटी में पहुंच जाएगा। स्टोर्स और रीजनल वेयरहाउस को उसके डेली सेल्स के मुताबिक ही सप्लाई किया जाएगा और सेंट्रल वेयरहाउस ही परचेज रिक्वेस्ट भी संभालेगा। सेंट्रल वेयरहाउस के मैनेजर के लिए पॉल ने रॉजर का नाम सुझाया और हेनरी तथा क्रिस्टोफर के कहने पर पॉल ने कंपनी का सीईओ बनना एक्सेप्ट किया। चैप्टर 24। अंदरूनी दिक्कतों को सुलझाने के बाद अब कैरोलीन बाहरी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ढूंढ रही थी। किसी स्टोर में किसी चीज की कितनी डिमांड होगी, ये प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल था। कैरोलीन ने हेनरी को बताया कि मैन्युफैक्चरर्स हमेशा बड़े बड़े बैचेस एक साथ तैयार नहीं करते, बल्कि वो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में भी समय समय पर माल भेज सकते हैं। इसका मतलब था कि एक ही बार में किसी सामान की बहुत बड़ी कंसाइनमेंट मंगाने के बजाय सेंट्रल वेयरहाउस असल खपत के मुताबिक जरूरी ऑर्डर्स को मंगवा सकता था। इस तरीके से मैन्युफैक्चरर्स को भी सहूलियत थी और उनका कैश फ्लो भी स्टेबल रहता था। मैन्युफैक्चरर्स की ओर से सामानों की लगातार सप्लाई बनाए रखने के लिए महीनों पहले ही कैरोलीन डाई किया हुआ फैब्रिक खरीद लेती थी। इससे सरप्लस की परेशानी नहीं होती थी और उस फैब्रिक को टाइम आने पर डिमांड के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते थे। चैप्टर 25। हेनरी के पूछने पर उसके बेटे डैरन ने बताया कि कंपनी का फ्यूचर हर तरह से ब्राइट है। ऊंचे प्रॉफिट्स, इन्वेंट्री का सही मैनेजमेंट और स्टेबल कैश फ्लो की वजह से कंपनी तेजी से तरक्की कर रही थी। डैरन दूर की सोच रखता था। उसकी राय थी कि इससे पहले कि उनके कॉम्पिटिटर्स भी कुछ सालों में इस मुकाम पर पहुंच जाएं, उनको कंपनी का पूरे देश में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल एक्सपेंशन भी करना चाहिए। इसके लिए फंड्स की जरूरत थी और इसका इंतजाम करने के लिए हेनरी ने फ्रेंचाइजिंग का ऑप्शन चुना, मतलब कि कंपनी दूसरे लोगों से पार्टनरशिप करके जिसके तहत वो कंपनी के नाम से अपनी शॉप चला सकें। चैप्टर 26। एक साल बाद कंपनी दुगने दर पर एक्सपैंड हो रही थी। डैरन ने पॉल और कैरोलीन को समझाया उनसे आगे बढ़ने का मौका मिलने से पहले उनको जल्दी से कंपनी को ज्यादा से ज्यादा एक्सपैंड कर लेना चाहिए। उसने सुझाव दिया कि एडवर्टीजमेंट की बजाय ज्यादा से ज्यादा दुकानें खोली जाएं और ऐसे इन्वेस्टर्स ढूंढे जाएं जो इंडिविजुअल स्टोर्स के एसेट्स को गारंटी के तौर पर रखें। तो दोस्तों, इसी के साथ इस बुक पर बना आखिरी चैप्टर समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि इजंट इट ऑब्वियस बुक पर बना ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और इस बुक से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। ये वीडियो इस किताब की एक शॉर्ट समरी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस बुक को जरूर पढ़ें या इसकी ऑडियो बुक सुनें। कृपया करके इस बुक को इलीगली डाउनलोड ना करें, बल्कि इसे खरीदें और जरूर पढ़ें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ हो।